गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने को तैयार होंगे स्टूडेंट। नोट्स बनाने को तैयार होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एंड पोजीशन पर जो परपेंडिकुलर पोजीशन है उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यानी लंबवत स्थिति में जो डाइपोल बना रहे हैं उस डाइपोल के परपेंडिकुलर हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए स्टूडेंट क्लास को देखते हैं। क्लास हमारे पास ये कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए स्टूडेंट। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो स्टूडेंट इस बार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या हमारे पास। पहले हमारे पास कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। साफ सी बात है, आपको क्या बनाना होगा? एक वैद्युत द्विध्रुव को बनाना होगा। और इसका जो अगला लेक्चर है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम उसको निकाल चुके हैं। और आप चाहें तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को आप देख सकते हैं स्टूडेंट। इसका रिवर्स ही वीडियो जो ऑर्डर है हमारे पास वीडियो नंबर 11, उसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास। ये हमारे पास मान लो हमारे पास इस सिरे पर -q, इस सिरे पर +q, और इनकी बीच की दूरी हमारे पास क्या है? 2l है। एक हमारे पास क्या है? इसको मान ले रहे हैं पॉइंट ए पर -q है, पॉइंट बी पर हमारे पास क्या है? +q है। पॉइंट ए पर -q है और पॉइंट बी पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट? +q है। पॉइंट ए पर हमारे पास -q और पॉइंट बी पर +q, और आवेश हो गया हमारे पास ए और बी के बीच की दूरी 2l होने के कारण हमारे पास ये पूरा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अगर इस डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट के अगर हम इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना रहे हैं, उसी दिशा में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर रहे थे तो हमारे पास क्या आती है? वो होती है अक्षीय स्थिति। वो हमारे पास क्या आती है? एक्सियल पोजीशन। लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं? निरक्षीय स्थिति में, यानी परपेंडिकुलर। किसके? इसके परपेंडिकुलर हमें क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव। हमारे पास जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये लाइन है, इस लाइन के हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। चाहे तो इधर, चाहे तो इधर, चाहे तो आप नीचे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर भी निकाल सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। ये हमारे पास ए बी हमारे पास क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और हमें निकालना है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति को समद्विभाजक लंब भी कहा जाता है। समद्विभाजक लंब, निरक्षीय को समद्विभाजक लंब स्थिति भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसके एक बिंदु मान लो हमारे पास ये लंबवत है। ये मान लो हमारे पास पॉइंट है, वो पॉइंट है यहाँ है। मान लो हमारे पास क्या है? ये पॉइंट यहाँ है। ये पॉइंट हमारे पास कहाँ है? यहाँ है। पॉइंट यहाँ हो गया। इस हमारे पास पॉइंट को नाम देते हैं हम P, और इसी बिंदु पर P के कारण हम क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ये लंबवत है क्योंकि हमारे पास इसके बीच कोण कितने का बनना है? 90 अंश का बनना है। तो हम क्या बनाना निकाल रहे हैं? जहां 90 एंगल पर हमारे पास निकलती है वो हमारे पास क्या होती है? निरक्षीय स्थिति होती है। अब वो क्या हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का हमारे पास जो बिंदु आवेश के कारण फार्मूला आया, वो हमारे पास आया था 1/4πε0 Q/r²। लेकिन इस फार्मूले में हमारे पास एक Q है, लेकिन हमारे पास इस डायग्राम में हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें हमारे पास क्या है? 2 Q है। तो साफ सी बात है E के 2 मान निकलेंगे। E के 2 मान, तो एक इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस लाइन को इससे मिलाते हैं। इसको मिलाते हैं। एक हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण निकालेंगे। इससे पहले निकालने से पहले मैं बता दूं, हमारे पास क्या है? +q आवेश है, और +q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? आवेश से दूर। +q चार्ज के लिए E की जो डायरेक्शन होती है, E की जो दिशा होती है, वो क्या होती है? आवेश से दूर। +q आवेश के लिए हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी जो डायरेक्शन क्या होती है? q से क्या होती है? दूर होती है।
तो हम इसको मान लो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q की तरफ है, इसके कारण निकालेंगे उसे क्या मानेंगे, हम मानेंगे E1। और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे स्टूडेंट, तो इस लाइन को पहले हमने ऐसे डॉट करके मिलाया और इसको ऐसे कर दिया, ये हमारे पास बन गया, और इसको ऐसे मिला दो, ये हमारे पास पॉइंट O है। यहां से यहाँ की दूरी बाद में मान लेंगे, पहले हमें यहाँ ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास माइनस क्यू है, और माइनस क्यू के लिए हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, प्लस क्यू के लिए क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन आवेश से दूर, और माइनस क्यू के लिए हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, आवेश के तरफ, आवेश की तरफ। वो होती है स्टूडेंट्स आवेश की तरफ। डायग्राम सही दिख रहा है ना, डायग्राम चेक किया था कि डायग्राम कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर थी, इसलिए हमने E1 माना था। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो होगी आवेश की तरफ, तो इसे क्या मानना है, E2 मानना है, इसे क्या मानना है, E2 मानना है। और हमारे पास जो बिंदु हमने ए बी का, हमारे पास ए और बी है, इनका जो मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, वो O है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास L होगी, और यहाँ से यहाँ की दूरी हमारे पास L होगी, और इन दोनों को हमारे पास ए बी का जो मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, O है। O से और जो P बिंदु हमारे पास, इसकी दूरी हमने क्या मानी, ये हमने मान ली R मान ली। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं स्टूडेंट। तो अब पहले क्या करते हैं, इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे, ये थ्योरी है चैप्टर, या इसमें थ्योरी कैसे लिखने है, तो आइए स्टूडेंट पहले वाले सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्यों, क्योंकि ए के सिरे पर माइनस क्यू है, एक बी के सिरे पर प्लस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी 2l हो। दो बिंदु हो जिसमें एक माइनस क्यू हो एक प्लस क्यू, बीच उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l हो, तो हमारे पास वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए बी हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ए के सिरे पर क्या है हमारे पास, ए के सिरे पर माइनस क्यू, और बी के सिरे पर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू। ए के सिरे पर माइनस क्यू तथा बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ए के सिरे पर माइनस क्यू, बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l। ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 2l है। ए व बी के बीच की दूरी 2l है। ए बी का मध्य बिंदु O है। ए बी का हमारे पास, ए बी के बीच की दूरी 2l है, और ए बी का जो मध्य बिंदु हमारे पास क्या है, L है, O है, सॉरी O हमारे पास क्या है, O है। यहां से यहाँ की दूरी हमारे पास L है, यहां से यहाँ की दूरी हमारे पास L है, मध्य बिंदु O है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, यहां से यहाँ तो हमारे पास दूरी क्या है, R है, और उस दूरी पर हमारे पास क्या है, कोई बिंदु P है। तो लिखते हैं बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। यानी हमारे पास बिंदु O से R मीटर की हमारे पास डिस्टेंस है, और वहां पर हमारे पास क्या है, कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु पर मैं क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, बिंदु P है, इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पर मैं क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब आइए पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, फिर निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, यानी बिंदु ए पर ए के कारण निकालेंगे, बिंदु ए के कारण इस पर हमारे पास इस बिंदु पर माइनस क्यू के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे हम E2 माने हैं, और प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे हम E1 माने हैं। तो आइए देखते हैं, पहले लिखते हैं, अगर तीव्रता निकालेंगे तो उससे पहले मैं बताऊं आपको हमें अब क्या चाहिए, यहाँ से मतलब इस आवेश के कारण यहाँ से इस बिंदु पर हम जो E निकाल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस चाहिए हमारे लिए, यहाँ से यहाँ की हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए हमारे लिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस देखते हमारे पास कितनी होगी, तो स्टूडेंट हमें ए से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे ही हमें ए से पी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, उसी प्रकार हमें बी से पी की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारे पास है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारे पास एल है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, तो हम निकालते हैं ए से पी के बीच की डिस्टेंस। ए से पी के बीच की डिस्टेंस निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, हम बात करते हैं त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में, AOP में त्रिभुज हमारे पास बात करते हैं, तो हमारे पास एक कोण हमारे पास कितने का है, 90 है। और जब कोई हमारे पास त्रिभुज का एक कोण 90 हो जाए तो उसमें क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमारे पास त्रिभुज AOP में कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, तो हमारे पास त्रिभुज में हमारे पास सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या होगी, कर्ण हो गई, ये लंबवत भुजा हमारे पास क्या होगी, लंब हो गई, और हमारे पास ये क्या होगी, क्षैतिज भुजा हमारे पास क्या होगी, आधार होगी। तो कर्ण हमारे पास क्या है, AP का स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास है PO का स्क्वायर प्लस, और हमारे पास ये लंब हो गया, ये हमारे पास आधार हो गया, आधार हमारे पास AO का स्क्वायर। AP का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो हमारे पास, PO P से O के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, R है, तो हमारे पास हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A से O के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, L है, तो हमारे पास L स्क्वायर है, और स्क्वायर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर होगा। जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट के अंदर, और ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास दूरी है, यही हमारे पास AP हमारे पास क्या है, दूरी है। और जो रूट के अंदर होता है आप उसे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 संख्या रूट के अंदर होती है, आप उसे पावर जो रूट है, रूट की हमारे पास जो अंडर रूट है, अंडर रूट को पावर के रूप में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं हमारे पास। AP हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस। अब सोचने वाली बात ये है कि जितनी दूरी हमारे पास इस त्रिभुज के लिए हमारे पास ये देखो, इस त्रिभुज में यहाँ से आगे दूरी L है, तो हमारे पास इस वाले त्रिभुज में यहाँ से आगे दूरी L है, यानी ये दूरी सेम। इस वाले त्रिभुज में हमारे पास ये दूरी हमारे पास क्या है, ये R है, तो इस वाले त्रिभुज के लिए हमारे पास ये दूरी क्या होगी, ये भी R होगी, यानी दोनों त्रिभुज के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस R है वो क्या होगी, सेम होगी। अब जितना मान हमारे पास AP का आएगा सेम, उतना ही मान किसका आएगा, BP का आएगा। तो हम लिखते हैं कि AP क्या है, BP के बराबर है, बराबर हमारे पास R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2। AP और BP के मान कैसे होंगे, सेम हमको किसी प्रकार से निकालना है, तो एक ही निकाल चुके हैं, उसी से आप नोटिस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, R का मान हमारे पास आ गया, ये हमारे पास AP और BP हमारे पास क्या है, दूरी है, हमारे पास क्या है, दूरी है। किस फार्मूले के लिए, इस फार्मूले की E बराबर 1/4 पाई F(ln0 Q/R स्क्वायर। ये हमारे पास R स्क्वायर है, ये हमारे पास R है, R स्क्वायर का मान हमारे पास क्या हुआ, R स्क्वायर का मान हमारे पास 0। AP का स्क्वायर है, सबसे बात हमारे पास AP का स्क्वायर मतलब क्या, AP हमारे पास क्या है, दूरी है, R है। R स्क्वायर की बात करेंगे तो मान ये रखेंगे, और केवल R की बात करेंगे तो मान ये रखेंगे। भाई स्टूडेंट हल करते हैं, तो पहले निकालते हैं माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे क्या माने हम, उसे माने हम E2, क्या माने हम, माइनस Q के कारण इसे क्या माने, E2। माइनस हमेशा याद रखें, माइनस Q के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो
माइनस क्यू की तरफ होती है। माइनस क्यू के लिए ई की डायरेक्शन क्यू की तरफ होती है और प्लस क्यू के लिए हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, आवेश से दूर। ये आवेश के पास है, ये आवेश से क्या है, दूर है। तो हम क्या माने हैं, E2। E2 बराबर हमारे पास फार्मूला होगा 1/4 पाई F क्यू हमारे पास कैसा है, नेगेटिव, लेकिन हमको ये पता है कि इसमें नेगेटिव नहीं रखना है, पॉजिटिव रखते हैं हम। ठीक, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, आर इतना है तो आर स्क्वायर हमारे पास ये होगा। आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, एपी हमारे पास क्या है, दूरी है, तो हम आर का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या है, आर। ये हमारे पास आर स्क्वायर है और ये हमारे पास इतना का है, ये आर है। तो रखते हैं आर स्क्वायर हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारे पास दूरी है, ये हमारे पास क्या है, दूरी, दूरी है। इसे हल करेंगे तो इतना ही आएगा। इसे मान लेते हैं क्या, इसे मान लेते हैं एक। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने माइनस क्यू के कारण निकाला, हमारे पास इतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब हम निकाल रहे हैं क्या, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास क्या है, ये E1 है, ये हमारे पास क्या है, E1 है। इस पे हम निकाले, हमारे पास क्या है, ये E1 है। चाहो तो आप E1 को इधर लिखो, अब चाहो तो वही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास क्या है, E1 है। तो E1 बराबर हमारे पास कितना होगा, कितना होगा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। E1 बराबर हमारे पास आएगा 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर। प्लस का क्यू है तो प्लस का क्यू रखना है, माइनस का क्यू है तब भी प्लस का क्यू रखने रखने, चाहे बल हो चाहे ई हो, ये आप ध्यान रखें। ठीक, अब हमारे पास आर स्क्वायर, इसका भी आर स्क्वायर क्या होगा, बीपी और एपी की दूरी दोनों सेम है, इतनी दूरी ये इतनी दूरी ये, क्योंकि दोनों हमारे पास ओ से दूरी यहाँ भी एल है, यहाँ से भी एल है। इसके लिए त्रिभुज हमारे पास ये दूरी आर इसमें भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में हमारे पास दूरी आर आ रही है, दोनों दूरी सेम है। हमारे पास आर स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, सेम होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे मान लेते हैं 2, इसे मान लेते हैं 2। तो स्टूडेंट इसे आप नोट करें, नोट करें स्टूडेंट, इसे नोट करें। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं, मैं इसे अब रफ करता हूं स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट इन टॉपिकों का रिवाइज करें, क्योंकि रिवाइज जब तक आप खुद सेल्फ नहीं करेंगे तब तक आप इन टॉपिकों को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट इसका रिवाइज करें। अब हमें करना क्या है, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मैं आपको बताऊं, इस पॉइंट को अगर हम यहाँ लिख दें तब भी कोई समस्या नहीं है, और यहां हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसे डॉट डॉट। अगर मैं इस कोण को थीटा मानूं तो ये वाला भी कोण थीटा होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप जेड बनाते हैं तो जेड, अगर जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। आपकी बात हमारे पास अगर इतना कोण ये हमारे पास जेड बनना है तो कोई ये लाइन और ये लाइन, हमारे पास ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और अगर ये हमारे पास कोण थीटा है तो ये भी हमारे पास कोण कैसा होगा, थीटा होगा। चाहे तो आप इस लाइन को ऐसे ड्रॉ दे जाए। अब मैं आपको इसे मैं रफ करता हूँ स्टूडेंट्स, रफ करता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट इस प्रकार से है, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी हमारे पास। इसके कारण इस पे हमने क्या निकाला था, E1, और इस पे हमारे पास क्या आएगा, इस पे आएगा हमारे पास E2, E2, E2। ये थीटा है, ये हमारे पास थीटा, ये इस प्रकार से। ये लाइन हमारे पास ये दोनों हैं, और ये हमारे पास ये लाइन जा रही है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन जो आर है वो हमारे पास। अब हमारे पास इस थीटा के कारण हमारे पास ये है,
ये हमारे पास क्या है, थीटा है, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास पॉइंट पर हमारे पास पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होते हैं, एक लाइन पर हमारे पास क्या है, दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो कंपोनेंट, दो घटक में डिवाइड हो जाता है, दो घटक में डिवाइड हो जाता है। ये लाइन हमारे पास क्या है, ई है, ई है, तो ये लाइन हमारे पास क्या होगी, ये लाइन, ये पूरी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, ये होगी आपके पास ई वन साइन थीटा, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। इस लाइन के कारण हमारे पास यहाँ एंगल हमारे पास क्या होता है, लंब बटे लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के कारण हमारे पास ये एंगल हमारे पास क्या बन गया, थीटा बन गया, साइन बन गया। यानी लंबवत कंपोनेंट में हमेशा क्या बनता है, साइन बनता है, और क्षैतिज में हमेशा क्या बनता है, कॉस बनता है। तो ये हमारे पास लंबवत कंपोनेंट हो गया, लंबवत, इसके कारण हमारे पास क्या है, इस पर ई वन है, तो हमारे पास ये इतना कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा, ई वन साइन थीटा। और इस क्षैतिज लाइन पर हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास क्षैतिज लाइन पर ई वन कॉस थीटा, ई वन कॉस थीटा, केवल इतने के लिए है ये। अब हम इसी प्रकार से इस नीचे वाले पर आ जाएं, इतने नीचे वाले पर, इस नीचे वाले के कारण हमारे पास E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर लंबवत घटक हो गया, तो हमारे पास यहाँ होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 साइन थीटा। और इससे हमारे पास ये क्या, इसी लाइन का हमारे पास इतने का हमारे पास ये हमारे पास क्या होगा, इसका हो गया क्षेत्रीय घटक, तो हमारे पास क्या होगी E2 कॉस थीटा, और दोनों की डायरेक्शन ऐसी है। इसमें हमारे पास इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 कारण, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। केवल आप इतना समझें कि इस लाइन पर हमारे पास E1 के कारण हमारे पास इस लाइन पर बनेगा E1 साइन थीटा, और E2 के कारण इस लाइन पर बनेगा नीचे की ओर E2 साइन थीटा, और इसी लाइन पर हमारे पास क्या बनेगा E1 कॉस थीटा, और इसी लाइन में बनेगा E2 कॉस थीटा, दो घटक बनेंगे। अब हमारे पास दोनों घटकों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। लंबवत हमारे पास घटक है, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी हमारे पास अपोजिट है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है E1 कॉस थीटा की, और E2 की डायरेक्शन इधर है। और यहाँ हमारे पास इनकी डायरेक्शन कैसी है, इनकी डायरेक्शन हमारे पास कैसी है, अपोजिट है, ये इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। जब आप कुल लंबवत कंपोनेंट के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे लंबवत कंपोनेंट के लिए, तो आप लिखेंगे E1 साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, दोनों माइनस, एक की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, और विपरीत के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस E2 साइन थीटा। एक कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारे पास क्या आएगा, टोटल हमारे पास जीरो। लंबवत कंपोनेंट के हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है। तो हमारे पास कहने का तात्पर्य ये है कि जो लंबवत कंपोनेंट हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, शून्य हो रही है, तो क्षैतिज घटक हमारे पास डायरेक्शन एक होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम लिखते हैं तब बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटक में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। लंबवत घटक हमारे पास क्या होंगे, लंबवत, लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा विपरीत दिशा, विपरीत दिशा होने के कारण 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 एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक, क्षैतिज क्षैतिज घटक E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा जोड़ जाएंगे, तब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता तब कुल वैद्युत की तीव्रता
कुल वैल्यू 6 की तीव्रता हमारे पास क्या है, ई है। लंबत घटक आपके पास क्या होगा, ये वाला घटक, ये वाला घटक, यहाँ पर E1 sin थीटा, इधर E2 sin थीटा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए निरस्त हो गए। इस कंपोनेंट कारण हमारे पास यहाँ E1 cos थीटा, इसके कारण यहाँ पर इस पे E2 cos थीटा, ये दोनों के जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कोई डायरेक्शन एक ही है, दोनों की दिशा एक ही है, तो जुड़ जाएंगे। हमारे पास क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान E1 की जगह रखो भाई, E2 का मान E2 की जगह, दोनों सोचने की बात है भाई। E1 का मान और E2 का मान सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का मान सेम है, दोनों मान रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। समीकरण 1 व इसे मान लो 3, 2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो कुल ई हमारे पास ई है, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस इसका मान वही सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉस थीटा। अब हमारे पास जरा ध्यान दो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन इसमें है तो इसमें भी है, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसमें भी है, क्यू बटे आर स्क्वायर एल स्क्वायर, कॉस थीटा यहाँ कॉस थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे हमारे पास। एक और एक हमारे पास कितने हो गए, ये हो गए 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, नोट करें थोड़े से, नोट करें। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा की भी मान निकालना होगा। कॉस थीटा का मान निकालते हैं, चाहे इस तरह से निकालें आप, POB से निकालें या POA से निकालें, तो दोनों को हमारे पास सेम आएगा, तो किसी एक से निकालते हैं। हम बात करते हैं त्रिभुज POA में कॉस थीटा है, कॉस, चलो थीटा की बात करते हैं, PAO में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा ऐसे ही, आधार हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास है AO और कर्ण हमारे पास है AP। कॉस थीटा ऐसे ही, AO का मान हमारे पास क्या है, A से O के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, L है, और A से P के बीच की डिस्टेंस हमने क्या निकाली, हमने निकाली थी रूट के अंदर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में लिखे हैं या पावर में लिखे, बातें की, ये हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले से। अब ये वाला मान कॉस थीटा की जगह रख दो स्टूडेंट, कॉस थीटा की जगह रख दो, तो मुझे इसे रफ करना होगा। मुझे ये हमारे पास क्यू है, तो E ऐसे ही 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान हमारे पास L बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। इसे हल कीजिए, 2 की गुणा क्यू एल से करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बटे आर स्क्वायर की पावर, घात हमारे पास आधार है, घात हमारे पास आधार है, और दोनों आधार कैसे हैं, सेम है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 1 में 1/2 जोड़ेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो इसको बटे 1 मानेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, यानी 3/2। तो हमारे पास घाते हमारे पास आएंगे स्टूडेंट, तो आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। और चूंकि हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव में P बराबर 2QL होता भी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास क्या होता है, P बराबर 2QL। तो इस 2QL की जगह क्या रख देंगे हम, P रख देंगे हम। तो हमारे पास E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2 न्यूटन बटे कूलम। ये हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो एक बड़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, बड़े वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास ऐसे ही तो था हमारे पास ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ से यहाँ की दूरी एल, यहाँ से यहाँ की दूरी एल, कोई बिंदु हमारे पास पी, यहाँ से यहाँ की दूरी एल। ये हमारे पास जो आर है, ये हमारे पास जो आर है, आर का मान एल की अपेक्षा बड़ा है। आर का मान सबको दिख रहा है, एल की अपेक्षा बड़ा है। तब लिखते हैं, तब आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, आर का मान बहुत बहुत बड़ा है किसकी अपेक्षा, एल की अपेक्षा। तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की अपेक्षा आर स्क्वायर की अपेक्षा नगण्य होगा। आर स्क्वायर की अपेक्षा कैसा होगा, नगण्य होगा स्टूडेंट, कैसा होगा, नगण्य होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो एल स्क्वायर की जगह आप क्या रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे हमारे पास। तो हमारे पास E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² प्लस 0 की पावर 3/2। आर स्क्वायर में से 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आर स्क्वायर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R² इंटू आर हमारे पास क्या हो गया 3/2, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल, 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया कैंसिल हमारे पास। तो बचा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R। ये हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है छोटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। ये हमारे पास है बड़े द्विध्रुव आघूर्ण के लिए। नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें, नोट करें। तो स्टूडेंटों मैं इसे इतना रफ करता हूँ, मैं आपको रफ करता हूँ। अब ये हमारे पास सोचने की बात ये है कि यहाँ हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दूरी से संबंध है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के तृतीय घात कैसे है, समानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के तृतीय घात कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। और अक्षीय स्थिति हमारे पास मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³ और निरक्षीय हमारे पास मान आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। दोनों में हमारे पास सोचने की बात है कि दोनों हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्या है, तृतीय घात कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती है दोनों हमारे पास। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखें कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो वैद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होती है, दूरी के तृतीय घात की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के क्या होती है, तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर की पावर प्लस के 3 ऊपर किसको जाएंगे, माइनस को जाएंगे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोर्ड में पूछा जा चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी से किस प्रकार संबंध। ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे थे, एक ऑप्शन ये भी था, तो ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए सर। अब स्टूडेंट्स कुछ रिलेशन निकालेंगे अक्षीय और निरक्षीय, कुछ रिलेशन निकालेंगे अक्षीय और निरक्षीय।
अक्षीय और निरक्षीय में कुछ संबंध निकालें। स्टूडेंट अगर आपसे कहे कि अक्षीय स्थिति हमारे पास निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं हम, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारे पास फार्मूला आया था E बराबर 1/4πε0 P/R3 2P/R3। और निरक्षीय में हमारे पास क्या आया था, निरक्षीय को बोलते हैं समद्विभाजक लंब। क्या बोलते हैं निरक्षीय को? बोलते हैं समद्विभाजक लंब। एग्जाम में ए इस नाम से भी आ जाता है स्टूडेंट, एग्जाम में इस नाम से भी आ जाता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। समद्विभाजक लंब की स्थिति हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट? ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? ई निकालेंगे स्टूडेंट, ई निकालेंगे। अब समद्विभाजक लंब की स्थिति में आप ई निकालेंगे तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि निरक्षीय स्थिति हमारे पास ई आती है 1/4πε0 P/R3। ये तो पता है कि दोनों हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की क्या है, तृतीय घात के व्युत्पन्नपाती है, इतना पता है आपको। अब हमारे पास एक सोचने वाली बात यह है कि आपसे इसका और इसका सदिश रूप लिखने को कहा जाए कि भाई इसका भी सदिश रूप लिखो, इसका अक्षीय का वेक्टर फॉर्म और निरक्षीय का भी सदिश रूप आपसे लिखने को कहा जाए कि भाई निरक्षीय स्थिति में हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका भी सदिश रूप लिखो। इसका आप सदिश रूप लिखेंगे तो हमारे पास आएगा E बराबर 1/4πε0 2P, और P हमारे पास क्या है, सदिश राशि है, बटे R3, और ये हमारे पास क्या होगा, R एकांक वेक्टर होगा। ये इसका सदिश रूप हो गया हमारे पास। निरक्षीय का सदिश रूप लिखा जाता है तो उसमें पहले नेगेटिव लिखा जाता है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें क्या होता है, नेगेटिव लिखा जाता है स्टूडेंट। तुम्हारे पास होगा 1/4πε0 P/R3, और हमारे पास क्या है, एकांक सदिश है, ये हमारे पास क्या है, एकांक सदिश है स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट इसको अब रफ करते हैं। इसमें एक बात बताने वाली और है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन की जाए, तो मान लो इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, इसको इससे क्या कर देते हैं, भाग कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हो गया E 6, ये हमारे पास क्या है, E निरक्षीय। तो पहले आप लिखेंगे E 6 बटे E निरक्षीय। बादल का मौसम है स्टूडेंट, तो लाइट भी नहीं आ रही है हमारे पास। 1/4πε0 2P/R3 1/4πε0 P/R3। इससे ये कैंसिल, P से P कैंसिल, तो हमारे पास बचा E अक्षीय बटे E निरक्षीय बराबर 2। आप इसका मान निकालना चाहें तो अक्षीय और निरक्षीय का जो अनुपात होता है हमारे पास क्या आता है, सदैव 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है स्टूडेंट हमारे पास। बहुत घनघोर बादल है स्टूडेंट, बहुत घनघोर बादल है। अक्षीय और निरक्षीय का जो अनुपात आता है हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। अगर आपसे मान निकालना जाए कि हमारे पास अक्षीय क्या है, निरक्षीय के कितने गुना है, तो इसका मान निकालेंगे, ये इसके गुणांक बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास हो जाएगा E अक्षीय बराबर 2 निरक्षीय, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दोगुनी होती है। अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश भी आने वाली है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफी। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद स्टूडेंट।